हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति की काफी अच्छी खासी वैकेंसी एडवर्टाइज की है। 14 तारीख को वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है कल, और आज हम उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी कितनी है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कब से फॉर्म भरना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। परीक्षा प्रो की टीम ने केवीएस एनवीएस के लिए कोर्स तैयार किया है। ठीक है, काफी अच्छा मटेरियल बनाया गया है। और आपको अगर देखना हो तो परीक्षा प्रो के ऐप पे या परीक्षा प्रो की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है परीक्षा प्रो की वेबसाइट है, इसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर आप जानना चाहें तो परीक्षा प्रो .co.in है उसका लिंक, वहां पे जाके देख सकते हैं। परीक्षा प्रो के ऐप पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम इसका सेक्शन मिलेगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एनवीएस और केवीएस का कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप परीक्षा प्रो ऐप और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां पे जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का जो सेक्शन है उसमें एनवीएस केवीएस का आपको कोर्स नजर आएगा। वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आपको कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड या किसी भी तरह के रिलेटेड, तो एक नंबर है 8199900765। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। ज्यादा डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक चीजों के बारे में देखते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे कम समय में अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर करना है, ये सब हम वन बाय वन करके चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार जो केवीएस और एनबीएस में बहुत सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, सीबीएसई ने ये वैकेंसी निकाली है, सीबीएसई ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, ये चीजें जो एडवर्टाइजमेंट है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसी वेबसाइट पे जाके, इसी लिंक पे जाके आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हम वही डिटेल सब पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है ये देख लेते हैं, क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, जो केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल 8 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, जिसमें 5 यूआर की पोस्ट है, 2 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की पोस्ट है और 1 एससी की पोस्ट है। ठीक इसी तरह एनबीएस में भी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट निकली हुई है। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 6 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी की वैकेंसी है। जो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो केवीएस में 134, काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई, और एनबीएस में 93 है। मतलब बहुत दिनों के बाद केवीएस ने इतनी अच्छी वैकेंसी निकाली हुई। आपके पास चांस बहुत अच्छा है, अगर आप केवीएस एनबीएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, या और भी पोस्ट निकली हुई है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एसएसए, फाइनेंस ऑफिसर, बहुत सारा। तो पूरा अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। केवीएस में जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है वो 58 पोस्ट पे निकली हुई है। एनबीएस में वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी नहीं है, केवीएस में केवल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी। आगे हम अगर चलें तो जो केवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, क्योंकि ऊपर के जितने भी पोस्ट थे वो सब टीचिंग पोस्ट थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टोटल 12 वैकेंसी है इसकी, फाइनेंस ऑफिसर टोटल 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टोटल 74 वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट टोटल 280 वैकेंसी।
मैं केवल उन्हीं पोस्ट का नाम ले रहा हूं जिन पोस्ट की तैयारी परीक्षा प्रो कराता है, बाकी सारे पोस्ट की तैयारी परीक्षा प्रो नहीं कराता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बताया आपको असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी परीक्षा प्रो कराएगा, ठीक है, प्रिंसिपल की तैयारी परीक्षा प्रो कराएगा, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी परीक्षा प्रो करा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन सारे पोस्ट के लिए परीक्षा प्रो ने पूरा का पूरा बहुत अच्छा एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है। आप ऐप पे विजिट करेंगे तो वहां आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड 1 ग्रेड 2 इनका कुछ पोर्शन केवल कवर किया जाएगा, वो अभी मैं आगे बता दूंगा आपको सिलेबस में। जैसे रिजर्वेशन पीडब्ल्यूबीडी के लिए होता है, जो डिसेबल्ड होते हैं, वैसे रिजर्वेशन भी उनको मिलेगा। किस पोस्ट में किस तरह के लोगों को रिजर्वेशन है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसको आप नोटिफिकेशन से चीजों को जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। हर एक पोस्ट का पे स्केल हमें देखना है। जो एनबीएस में जो भी टीचिंग के पोस्ट हैं, ठीक है, उनको पे के साथ साथ 10% का स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि जो भी टीचिंग के जो पोस्ट या जो है कि और भी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनमें रेजिडेंशियल ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब कैंपस में ही रहना पड़ता है, तो इसके लिए 10% का एडिशनल अलाउंस भी मिलता है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो एनबीएस है उसको नहीं मिलता है 10% का एडिशनल अलाउंस। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर जो एनवीएस में है उसके बारे में बात करते हैं। पे लेवल 12 की ये पोस्ट है, काफी अच्छी खासी पोस्ट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं उस लेवल की ये पोस्ट होती है। इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ये देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, और किसी भी सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट में, वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम कर रहे हो। प्रिंसिपल का पोस्ट भी पे लेवल 12 का ही होता है, और कम से कम अगर उन्होंने 3 साल तक प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम किया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में किसी में, तो वो जो है केबीएस एनबीएस में असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी है, ये डिजायरेबल है, जैसे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश या अदर रीजनल लैंग्वेज, रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस हो, और एजुकेशन के फील्ड में कुछ रिसर्च वगैरह हो, ये डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस में। मोर और लेस चीजें सेम है, ये भी लेवल 12 की पोस्ट है। इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो वही है, मास्टर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए, या बीएड की जगह जो 3 ईयर का बीएड एमएड होता है वो भी है तो वो भी चलेगा। इनको भी कम से कम 3 साल प्रिंसिपल की पोस्ट पे इन्होंने काम किया, और वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे लेवल 12 की होनी चाहिए। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। कंप्यूटर की जो नॉलेज है इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टीयर 1 में आएंगे वहां पे, लेकिन इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती। अब हम आते हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। केवीएस एनवीएस दोनों के लिए प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है सेम है, ये भी पे लेवल 12 की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसके पास भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स का, बीएड हो या बीएड एमएड हो, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क्स बीएड, ये भी हो तो चलेगा। साथ ही साथ वही सेंट्रल या स्टेट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हो इन पे लेवल 12, ठीक है, तब भी हो जाएगा। अब जो केवीएस में ये बोला गया है, जैसे यहां प्रिंसिपल के लिए था ना कि अगर वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ
अगर वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं और कम से कम 3 साल तक उन्होंने काम किया हुआ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वाइस प्रिंसिपल के तौर पे कम से कम 3 साल तक अगर उन्होंने काम किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए कितने दिन काम किया ये कुछ ऐसा नहीं। एनबीएस में अगर वो वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे काम किए, ठीक है, जिसमें टोटल 9 ईयर की सर्विस अगर उनकी है एज ए पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल, जिसमें से कम 3 साल वाइस प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने काम किया हो, तब भी वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो 12 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज पीजीटी या लेक्चरर हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो प्रिंसिपल के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे कम से कम 3 साल तक काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अगर वो पीजीटी या लेक्चरर के तौर पे 12 ईयर्स की टोटल सर्विस हो गई वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लार्जर स्कोप है। आप अगर प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हैं, वाइस प्रिंसिपल के तौर पे या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे तो भी, या आप पीजीटी या लेक्चरर हैं तो भी। बस ये रिक्वायर्ड सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इनको भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में काम करने का भी नॉलेज होना चाहिए। अब हम आते हैं वाइस प्रिंसिपल केवीएस में जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है। लेवल 10 की ये पोस्ट है। इनके पास भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वही कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, या बीएड एमएड हो तो भी चलेगा, या वही 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री हो तो भी चलेगा। इनको भी वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल, अगर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं तो वो भी केवीएस में वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर वो वाइस प्रिंसिपल नहीं है और पीजीटी या लेक्चरर हैं लेकिन कम से कम 6 साल की सर्विस हो गई है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होते। ठीक है, ये चीज है। कंप्यूटर की नॉलेज इन्हें भी होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में भी काम करने का इनके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 तरह के लोग एलिजिबल हो सकते हैं, या तो जो पहले से ही वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हो, या लेक्चरर या पीजीटी हो और कम से कम 6 साल की उनकी सर्विस हो चुकी। ठीक है, ये चीज। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में। लेवल 10 की ये पोस्ट है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होने चाहिए, ये 3 साल की रेगुलर सर्विस एज ए सेक्शन ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इन पे लेवल 7। मैक्सिमम जगह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में आप देखेंगे तो जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है वो लेवल 8 और लेवल 10 में भी होती। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहां लेवल 7 में भी। तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे इन्होंने कम से कम 3 साल तक काम किया हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते। ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इनको भी होना चाहिए। अगला है फाइनेंस ऑफिसर के बारे में। ये लेवल 7 की पोस्ट है। इनके पास भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इनके पास होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। इनके लिए कोई सर्विस एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में बोला ना कि कम से कम 3 साल तक वो सेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम किए हो। फाइनेंस ऑफिसर के केस में ऐसा नहीं किया गया है। आगे आते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसी निकली है। ये लेवल 6 की पोस्ट है। इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए और सर्विस एक्सपीरियंस भी इनको मांगा है कि कम से कम 3 साल तक ये एज ए यूडीसी या एसएससी अपर डिविजनल क्लर्क या सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के तौर पे इन्होंने काम किया हो तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और वही हिंदी इंग्लिश में काम करने का भी अनुभव होना चाहिए। आगे बात करें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिनको यूडीसी बोला जाता है, पुराना नाम इनको यूडीसी था। ये लेवल 4 की पोस्ट है। इनके पास भी बैचलर डिग्री हो तो कर सकते हैं एंड एज ए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या एलडीसी मिनिमम 3 साल की इनकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तब ये एसएससी के लिए एलिजिबल होती है। कंप्यूटर का भी इनके पास नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश। तो ये कंप्यूटर वगैरह के लिए इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बस 2-4 क्वेश्चन हल्के हल्के पूछे जाएंगे, वो आप कर लेंगे। वो परीक्षा प्रो ऐप पे ये चीजें सारी आपको मिलेंगी।
अब अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, ठीक है, तो नॉर्मल जो एज रिलैक्सेशन सबको मिलता है वो यहाँ पे भी है। जैसे SC/ST को जो अपर एज है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का, वुमेन की जो कैटेगरी है उनको 10 साल का है, ठीक है। लेकिन वुमेन को जो रिलैक्सेशन है वो PGT, TGT, लाइब्रेरियन एंड PRT में केवल रिलैक्सेशन मिला है। सारे मतलब एक तरीके से ऐसे पोस्ट जिसमें सर्विस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वहां पे इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। NPS का कोई भी इंप्लॉय है, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन है उसको NPS के लिए। KVS का कोई भी इंप्लॉय है, KVS में उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस जनरल के लिए, 8 साल का OBC, 10 साल का SC/ST, इस तरह के। साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूअस 3 साल की सर्विस हो चुकी है तो इस ग्राउंड पे उनको भी 5 साल का जनरल को रिलैक्सेशन है, OBC को 8 साल का और SC/ST को 10 साल का। ये अपर एज में रिलैक्सेशन है सबको, ठीक है। साथ ही साथ डिसेबल्ड को, तो ये पूरी की पूरी आपको रिलैक्सेशन का भी दिया हुआ है, आप चीजों को देख सकते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो एप्लीकेशन सबमिट की लास्ट डेट को एलिजिबिलिटी जो है कि आपकी बननी चाहिए, और लास्ट डेट क्या है, 4 दिसंबर 2025, ठीक है। तो जो भी हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ी, 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ये 4 दिसंबर 2025 को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के भी जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एक सर्टिफिकेट जो है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर का बनवाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 से जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 4 दिसंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। एक तरीके से कह ले तो 2025 में वो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, उससे पुराना है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। SC/ST के जो लोग हैं, SC/ST का उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा है। साथ ही साथ जो डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके पास UDID जो कार्ड होता है वो भी होना चाहिए, नहीं है तो वो उसको अप्लाई कर ले, ठीक है, ताकि बाद में जब भी उनसे मांगा जाए तो वो दे सके। और साथ ही साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका जो लगेगा वो तो लगेगा। ठीक इसी तरह EWS का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। आगे ये बोला गया कि कोई भी अगर EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है, होना चाहिए, और इसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। तो ये भी थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है, केवल EWS सर्टिफिकेट ना हो आपके पास, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट भी हो, और वो जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 4 दिसंबर 2025 उससे या उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी 1 साल की कम से कम होनी चाहिए। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। इस बार NBS KVS ने पूरा का पूरा सिलेक्शन का मेथड ही चेंज कर दिया, एकदम नए पैटर्न पे इस बार एग्जाम होना है और काफी सारी वैकेंसी भी है, इसीलिए इस पैटर्न को जानना भी बहुत जरूरी है, पहले ऐसे नहीं होता था। इस बार जो एग्जाम है वो 2 टियर एग्जाम है, ठीक है। टायर 1 सबके लिए कॉमन है और क्वालिफाइंग, उसका कोई मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। टायर 2 पोस्ट वाइज अलग अलग एग्जाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बार का एग्जाम 2 टियर का है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 सबके लिए कॉमन होगा, उसका सिलेबस क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और वो पेपर बहुत कठिन भी नहीं आएगा। जो पूरा सिलेक्शन होना है वो टायर 2 के एग्जाम पे, और कुछ पोस्ट में इंटरव्यू है और कुछ पोस्ट में सिलेक्शन वो है स्किल टेस्ट है। तो जो सिलेक्शन होना है टायर 2 के मार्क्स के आधार पे और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के मार्क्स के आधार पे होना, और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें टायर 2 को मैक्स 85% वेटेज दिया गया और इंटरव्यू को 15% का वेटेज दिया गया, ठीक है। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2 टायर के एग्जाम होंगे, टायर 1 सबके लिए कॉमन होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टायर 2 में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट के सिलेबस के हिसाब से अलग अलग पेपर होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 और इंटरव्यू के आधार पे होगा, या जहां पे स्किल टेस्ट है उसके आधार पे होगा। लेकिन जो वेटेज है टायर 2 का 85% मार्क्स का वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 15% मार्क्स का, ठीक है। किस किस पोस्ट में इंटरव्यू है टायर 2 के बाद? असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट में है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे है,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे है और फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट पे। इन सारे पोस्ट पे एक तरीके से ये 3 टायर एग्जाम हो गया। टायर 1 क्वालिफाइंग, टायर 2 जिसमें 85% वेटेज रहेगा मार्क्स का, और फिर इंटरव्यू होगा जो 15% उसके मार्क्स का वेटेज होगा। तो केवल इतने ही पोस्ट पे जो है कि इंटरव्यू होना है, बाकी पे नहीं। आगे जो कुछ पोस्ट है उसमें 2 टायर के एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा। ये कौन से पोस्ट है? स्टेनोग्राफर 1 और 2 का पोस्ट। इसमें जो शॉर्ट हैंड का जो है कि टेस्ट होता है वो उनका होगा। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो केवल 2 टायर के एग्जाम है, ठीक है, उसमें ना तो स्किल टेस्ट है और ना ही इंटरव्यू है, ठीक है, ना इंटरव्यू है ना कौन से पोस्ट है ऐसे? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो प्रिलिमिनरी होगा और क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा जो ओएमआर सीट पे होगा। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उनके मार्क्स टोटल जो होंगे वो 300 के होंगे। कितने पे क्वालिफाइंग होगा ये बात कहीं पे नहीं बताई गई, ठीक है। ये चीज इसमें सिलेबस क्या है? जनरल रीजनिंग, रीजनिंग से सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, कंप्यूटर के बारे में सवाल आएगा, जनरल नॉलेज के बारे में सवाल आएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का, लैंग्वेज पे कुछ सवाल आएंगे, और जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आप चूज करोगे उसका। ये 6 सेगमेंट मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ये 20 20 20 20 10 10, ठीक है, और टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये सबके लिए एकदम कॉमन है, ठीक है, और पेपर ये सिंपल आएंगे, इसमें बहुत वो नहीं। तो टायर 1 की तैयारी जो है वो परीक्षा प्रो नहीं कराता है, ठीक है। इसमें से जो ये कंप्यूटर वाला सेगमेंट है ये हम कवर कर लेंगे, बाकी चीजें जो हैं वो आप खुद से, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बाकी चीजें आप ये खुद से कवर कर लेंगे। परीक्षा प्रो टायर 2 की तैयारी कराएगा, ठीक है, ये चीज है। अब ये देखते हैं जो टायर 1 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, जो 300 नंबर का है उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 मार्क का, मतलब 1 मार्क्स कटेगा अगर कोई गलत आंसर दिया तो। अगर कोई किसी ने ऊपर भरा या 1 से ज्यादा अगर रिस्पांस दिया है तो वो भी निगेटिव माना जाएगा और 1 मार्क्स उनके भी कट जाएंगे, ठीक है। तो टायर 1 का जो एग्जाम है उसमें निगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, और 1/3 मार्क जो है कि वो निगेटिव कटेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया टायर 2 का जो एग्जाम हर पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट एग्जाम होगा, क्योंकि सबका सिलेबस ही अलग है, ठीक है, ये चीज। और जो टायर 2 का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, इस बार चीजें पैटर्न बदली गई। तो एनवीएस और केवीएस में जो भी पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से लेके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आपके सेक्शन ऑफिसर या जो भी है इनके कह लीजिए, ये जो पेपर होंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 40, तो टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होगा वो टायर 2 का होगा, ठीक है। क्वेश्चन 70 रहेंगे, 70, लेकिन मार्क्स रहेंगे 100। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, लेकिन सब्जेक्टिव पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, ठीक है, ये चीज। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ये 60 क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या होगा? इसमें भी निगेटिव मार्किंग, ठीक है, और ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग कटेगी, मतलब 0.25 मार्क्स। जो टायर 1 के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, टायर 2 में ये 1/4 जो है कि निगेटिव। तो निगेटिव ऑब्जेक्टिव पे लगेगा, इस पे कोई निगेटिव नहीं सब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा वो पर वैकेंसी 3 लोगों को कॉल किया जाएगा,
एक वैकेंसी पे 3 लोगों, मतलब अगर 10 वैकेंसी है तो 30 लोगों को कॉल किया जाएगा। और जिस जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है वहां पर वैकेंसी 5 जो है कि कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अब जो है प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनवीएस, जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको क्या करना होगा, एक अपना प्रेफरेंस सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, केवीएस और एनवीएस में, ठीक है, प्रेफरेंस सबमिट करना पड़ेगा। फिर उनकी मेरिट और उनकी चॉइस के आधार पे वो चीजें जो है कि उनको अलॉट की जाएगी कि आपको केवीएस में सीट मिल रही है या एनवीएस में सीट मिल रही है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे अजीब बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जो एग्जाम होगा वो केवल दिल्ली और एनसीआर में ही होगा। ये बड़ी अजीब चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टायर 1 और टायर 2 दोनों का एग्जाम केवल दिल्ली और एनसीआर में ही होगा, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा। एग्जाम के 15 दिन पहले कौन सा सिटी आपको एलोकेट हुआ इसकी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पे आपको दे दी जाएगी, और एग्जाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड अपलोड होगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। अब ये है कि अप्लाई कैसे करें, ठीक है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस की वेबसाइट पे भी, या एनबीएस की वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक भी यहां दिया हुआ है, ये सीबीएसई की है, ये केवीएस का है और ये एनबीएस का है, ठीक है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है उनको केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और अगर वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी एक एप्लीकेशन फॉर्म में सारे पोस्ट का ड्रॉप डाउन जो है बना हुआ है, जिस जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे हर एक पोस्ट का अलग से फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें अंदर जाकर के ड्रॉप डाउन बॉक्स से, ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, वो पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हाँ? और जितने पोस्ट सेलेक्ट करोगे उन सबका अलग से फी आपको पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप पोर्टल पे जाओगे वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या होगा, आपका सारा आगे का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, आपके ही पोर्टल पे लॉगिन आईडी से आपका एडमिट कार्ड आएगा, वहीं रिजल्ट आएगा, सब कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी आपको चाहिए और आपका मोबाइल नंबर, ये दो चीजें से ही आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सब चीजें क्रिएट होंगी। अब हम आते हैं थोड़ा फी के बारे में बात कर ले। फी काफी ज्यादा रखी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एग्जामिनेशन फी 2300 का है, प्रोसेसिंग फी 500, मतलब 2800 रुपए जमा करना पड़ेगा। प्रिंसिपल का भी 2300 500, वाइस प्रिंसिपल भी 2300 500, फाइनेंस ऑफिसर 1500 500, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1500 500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1500 500, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 1200 500, स्टेनोग्राफर 1 और 2 भी 1200 और 500। सबका प्रोसेसिंग फी 500 ही है, बाकी चीजें एग्जामिनेशन फी अलग अलग है। लेकिन कोई केवीएस और एनबीएस दोनों के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे एक ही फी पे करना है, उसको दोनों पोस्ट के लिए फी नहीं पे करना, ठीक है। सिमिलर पोस्ट अगर वो केवीएस और एनबीएस में अप्लाई कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल इन केवीएस, प्रिंसिपल इन एनबीएस, तो एक ही पोस्ट का उन्हें फी पे करना पड़ेगा। जो एससी एसटी या डिसेबल्ड है या एक्स सर्विसमैन है उनसे कोई फी नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनको भी सॉरी 500 रुपए का प्रोसेसिंग फी जो है वो देना पड़ेगा, ये ठीक है। एग्जामिनेशन फी नहीं देना पड़ेगा लेकिन प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। ऑनलाइन मेथड से आप फी को पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी बताई गई। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जानना जरूरी। रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो गया, कल ही मैंने बताया ना कि 14 नवंबर को सुबह 10 बजे नोटिफिकेशन आया, उसी के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया।
रजिस्ट्रेशन किया कब तक, मतलब कब तक फॉर्म भरा जा सकता है? 4 दिसंबर को रात को 11:50 तक। तो ये डेट याद रखें और टाइमली अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। इसी टाइम तक आप फी भी डिपॉजिट कर सकती हैं, 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। ठीक है, तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने की है वो 4 दिसंबर रात को 11:50 तक है। अब हम आते हैं सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं। टायर 1 का सिलेबस हमने ऊपर देख लिया था, टायर 2 का सिलेबस हम देखेंगे। ये पोस्ट वाइज अलग अलग सिलेबस है। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की अगर हम देख लें तो ये पूरा पेडागोजी का जो है कि सब्जेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें तमाम चीजें, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक है, ये पूरा पेडागोजी और ये पूरा का पूरा परीक्षा प्रो पे आपको एकदम रेडीली अवेलेबल मिलेगा पूरा चीज। ठीक है, तो पेडागोजी पूरा का पूरा जो है कि परीक्षा प्रो के तरफ से जो है कि कवर किया जाए। ये जो मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है, ये परीक्षा प्रो पे आपको नहीं मिलेगा। जो बात है एकदम क्लियर क्लियर आपको बता दें। ठीक है, ये बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ये परीक्षा प्रो पे ये आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। पेडागोजी पूरा आपको ये जो ऊपर के हैं ये पूरा का पूरा एकदम एक एक चीज कवर करते हुए चीजें आपको मिले। और साथ ही साथ ये पूरा मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जिसका सिलेबस काफी लंबा है और ये ही सिलेक्शन को डिफाइन भी करता है, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस मैनेजमेंट ये पूरा मिलेगा आपको। ये सीसीएस सीसीए रूल, कंडक्ट रूल, एफआरएसआर, टीए रूल, एलटीसी रूल, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बजट, मेडिकल अटेंडेंस सीएचएस रूल, आरटीआई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनकम टैक्स जीएसटी, पोस्ट एक्ट गाइडलाइंस, ये जो भी हैं ये सारी चीजें, जीएफआर, पेंशन रूल, ह्यूमन, ये सारा का सारा आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पूरा कवर किया जाएगा। ये मैनेजमेंट का टॉपिक आपको अलग से कवर करना पड़ेगा और ये पूरा पेडागोजी कवर किया जाए। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल के सिलेबस की तो एकदम सेम है जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर का है। ये पूरा पेडागोजी के टॉपिक है, वही जो ऊपर हमने देखे, तो ये भी पूरा आपको वहां रेडीमेड मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का भी सिलेबस एकदम सेम है, ये पूरा का पूरा कवर किया जाए। वाइस प्रिंसिपल का अगर सिलेबस के बात करें तो ये भी मोरलेस एकदम प्रिंसिपल की तरह ही है। ये पूरे पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरा कवर करके दिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ये भी सिलेबस एकदम सेम है, तो ये भी पूरा का पूरा आपको कवर किया जाए। अब अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सिलेबस की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा ये सर्विस रूल का कंपोनेंट है। ठीक है, और सारा का सारा जो है कि आपको परीक्षा प्रो के ऐप पे चीजें पूरी की पूरी मिलेंगी। ठीक है, ये चीज है, एक एक चीज जो है कि आपको कवर करके वहां पे दे दी जाएगी बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। जो फाइनेंस ऑफिसर है इसका फुल सिलेबस परीक्षा प्रो नहीं कवर कर पा रहा। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें नहीं, इसमें जो कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। ये जनरल फाइनेंशियल रूल जीएफआर आपको मिलेगा, पे फिक्सेशन रूल मिलेगा, पेंशन रूल मिलेगा, एनपीएस मिलेगा, टीए रूल, एलटीसी रूल, मेडिकल अटेंडेंस सीएचएस रूल, एफआरएसआर, प्रोविडेंट फंड रूल, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे परीक्षा प्रो पे। इसके ऊपर का जो है ये पूरा जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें ये परीक्षा प्रो इसको कवर नहीं करेगा। अब बात करें अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट की सिलेबस की तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। परीक्षा प्रो पूरा सिलेबस इसका कवर करेगा। सिलेबस पूरा एकदम मोरलेस ऊपर की तरह, ये एक एक चीज जो है कि आपको पढ़ाई जाएगी और बहुत अच्छे से डिटेल में आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का भी जो सिलेबस है उसमें से केवल 2 चीजें परीक्षा प्रो पे आपको अवेलेबल मिलेगी, एक ऑफिस प्रोसीजर और एक नोटिंग ड्राफ्ट। ठीक है, बाकी चीजें शॉर्ट हैंड वगैरह या कंप्यूटर भी आपको मिल जाएगा। ये 3 चीजें जो है कि आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। जीके वगैरह आप खुद से, हिंदी वगैरह है, जनरल इंग्लिश, ये सब चीजें आप खुद से तैयारी कर सकते हैं।
इसी तरह स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी वही 3 चीजें अवेलेबल कराई जाएगी, कंप्यूटर के बारे में, ऑफिस प्रोसीजर के बारे में एंड नोटिंग ड्राफ्ट। ये 3 चीजें आपको परीक्षा प्रो पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है, इसका पूरा सिलेबस जितना भी है ये पूरा का पूरा आपको कवर करके दिया जाएगा परीक्षा प्रो ऐप पे। ठीक है, तो ये पूरा था सिलेबस के बारे में एक एक पोस्ट का, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी, जो सबसे जरूरी होता है कि पढ़ें कैसे। जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में ही बताया कि आपका जो पूरा कोर्स है वो परीक्षा प्रो ऐप पे अवेलेबल है। ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी जाकर के parikshapro.co.in पे आप देख सकते हैं। यहां पे जब आप जाएंगे तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम का सेक्शन मिलेगा आपको। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा केवीएस एनबीएस एग्जाम का सेक्शन, और इसी में आपको असिस्टेंट कमिश्नर का भी, क्योंकि सिलेबस सेम है तो ये इसी में आपको वो जो है कि कोर्स भी आपका इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो वहां आप जाएंगे तो वहां आपको 4 चीजें मिलेंगी। एक डेमो का सेक्शन है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो क्लासेज का सेक्शन है, जिसमें सारी क्लासेज आपको वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद पीडीएफ का सेक्शन है, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा। और उसी के बगल में एक्सरसाइज का सेक्शन है, जहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए जाए। तो क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही है परीक्षा प्रो की तरफ से, वो जानना जरूरी है। आप डेमो में जाके क्लासेज देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है कि क्लासेज हैं, किस क्वालिटी के क्लासेज हैं। क्लासेज में जाएंगे तो आपको एक एक सब्जेक्ट का पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपको मिलेगा। पेंशन रूल, सीसीएस सीसीए रूल, कंडक्ट रूल, ये पूरा का पूरा आपको देखेंगे कि पूरा प्लेलिस्ट की तरह बना हुआ है। पीडीएफ सेक्शन में भी आपको हर एक सेक्शन में प्लेलिस्ट बना करके आपको मटेरियल अवेलेबल रहेगा। जो पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंड रिटेन रिवीजन मटेरियल दिया जाएगा। किताब नहीं अपलोड की जाएगी जिसको कि आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। हाथ से बनाया हुआ बहुत अच्छी क्वालिटी का, अभी मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा, और इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीजें बनाई गई। और एक्सरसाइज सेक्शन में भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया है, परीक्षा प्रो पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 8199900765 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि कैसे पढ़ें। देखिए, कोई भी चीज मुश्किल से मुश्किल चीज आसान तब होती है जब वो हमारा उसका प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपने देखा इवन सर्विस रूल का ही सिलेबस काफी बड़ा है। आपको इतनी सारी चीजें तभी याद रहेंगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी, और एग्जाम में चूंकि याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में आपसे सवाल गलत हो जाएंगे और निगेटिव मार्क्स। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोज बनाए गए हैं, आप विजिट करिएगा, आपको वहां मिलेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोज। एक एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत बारीक तरीके से एक्सप्लेन की गई है, और एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा, या डाउट सेशन भी आगे रखे जाएंगे। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज डाउट सेशन भी रखे जाएंगे, जिसका जो डाउट होगा वो उसमें कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, वीडियोज बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। और जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़िए। कोई चीज नहीं समझ में आई, थोड़ा बैक करके आइए, और बैक करके आप चीजों को फिर देखिए। और वो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद जरूरत पड़ती है रिवीजन की।
रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। जिन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया उनको जरूर सफलता मिल जाती है। रिवीजन करेंगे कैसे? इसी रिवीजन के लिए ये हैंड रिटन रिवीजन मटेरियल तैयार किए गए। बुक में जो 200 पेज में लिखा गया है वो आपको 20 से 30 पेज में उसके सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस रिवीजन मटेरियल में जो है कि कंपाइल कर दी गई है। आपके एक एक सवाल गिन गिन के सवाल आपके बन जाएंगे, एक भी सवाल शायद छूट जाए, इतना अच्छा नोट्स बनाया गया है और बड़े डिटेल में वीडियोज भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि चीजें जब समझ में आती है तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। तो वीडियो जरूर बहुत अच्छे से देखिए, उसके बाद इसी रिवीजन मटेरियल से आप बार बार रिवीजन कीजिए। बल्कि क्या करिए, वीडियो देखते समय ही ये रिवीजन मटेरियल अपने सामने रखिए। पैरेलली चीजों को चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो देखते देखते कभी आपको लगे कि नहीं 2-4 लाइन मुझे एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी चाहिए, तो इसी हैंड रिटेन मटेरियल में वहीं साइड में आप चीजों को अपने पेन से खुद ही लिख लीजिए। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सारा चीज परीक्षा प्रो की टीम करके आपको देगी। ठीक है, तो ये हैंड रिटेन मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपने पेंशन रूल पढ़ना शुरू किया, पेंशन रूल का जो पीडीएफ है उसको आप या तो डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए ऑफिस में, वो लेकर के और वीडियो के लेक्चर देखना शुरू करिए। जिस रिदम में वीडियो है उसी रिदम में नोट्स है, इधर उधर नहीं है। ठीक है, और वीडियो देखिए उसके बाद उस नोट्स को पढ़ जाइए, आप बड़े आराम से चीजें आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी और उसके बाद दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी हैंड रिटन रिवीजन मटेरियल से आप बार बार रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि कम से कम 3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये सर्विस रूल्स हैं। बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो कम से कम जब 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे, एकदम क्लियरली एक एक चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। इसीलिए ये रिवीजन मटेरियल बनाया गया है, क्योंकि किताब से या बुक से कभी भी रिवीजन नहीं हो सकता या कई बार रिवीजन नहीं हो सकता। इसीलिए जो 100-200 पेज में बुक में है उनको 20-30 पेज में लाया गया है ताकि लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा, इस पे जरूर ध्यान दें। जब रिवीजन कम से कम 1 या 2 बार हो जाए या 3 बार हो जाए, उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज सेक्शन है उसमें जो एमसीक्यू जो अपलोड हैं, ठीक है, और आगे भी जो होंगे उन सब से आप प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूं मुझसे सवाल बन रहा है कि नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इस सेक्शन को स्किप कर दीजिए, लेकिन इस सेक्शन को कभी स्किप मत करिएगा। मेरी बड़ी क्लियर एडवाइस रहती है, जिससे सफलता मिलेगी वही चीज आपको बताई जाएगी। रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। आपके पास टाइम नहीं है, आप एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे, मत लगाइए, ठीक है, लेकिन रिवीजन बार बार करिए, क्योंकि सर्विस रूल से सवाल है। ये रूल में चीजें ट्विस्ट करके नहीं पूछी जाती है, 1-2 सवाल आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है वो भी बना, बाकी चीजें बड़ी डायरेक्ट रहती है, जो रूल में लिखा है वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब रिवीजन आपका अच्छा है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने भले ही एमसीक्यू नहीं लगाया हुआ है, आप देखेंगे कि आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये चीजें तो रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। पहले अच्छे से वीडियोस देखिए, उसके बाद रिवीजन करिए खूब अच्छे से, 1 बार 2 बार, उसके बाद आप एमसीक्यू जा करके हल कर लीजिए, आपको देखेंगे कि तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है पूरी तैयारी के साथ। आपकी जो पढ़ाई का जो अब सबसे बड़ा चीज आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्किंग होते हैं, टाइम निकले कहां से, बहुत मैक्सिमम लोग फैमिली लाइफ में आ चुके हैं, टाइम निकले कहां से। लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ऑफिस में कोशिश करिए कितना टाइम निकाल सकते हैं, लंच टाइम, ब्रेक टाइम जो भी होता है, अगर ऑफिस में टाइम निकाल ले 1 घंटा भी तो बहुत अच्छा है। या लीव जरूर लीजिए, छुट्टी लीजिए जरूर तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। 1 महीना 1.5 महीना की छुट्टी लीजिए, नहीं बड़ी छुट्टी मिल रही है, छोटी छोटी छुट्टी लीजिए, 1 हफ्ते के लिए लिया, हफ्ते 2 हफ्ते आए, फिर 1 हफ्ते के लिए लिया,
आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम की जो अभी डेट तो नहीं दिया है नोटिफिकेशन में कि एग्जाम कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पता लगा है कि टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो फरवरी 2026 में ले लिया जाएगा। और जब टायर 1 हो जाएगा तो उसके अगले कुछ दिनों में टायर 2 हो जाएगा। तो अभी टाइम है आपके पास, नवंबर अभी आधा हुआ है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, आप बीच बीच में छोटी छोटी छुट्टियां प्लान करते हुए आप जो है कि इस तरीके से ले लें, और जब एग्जाम करीब आए तो थोड़ा बड़ी छुट्टी ले लीजिए, 15 दिन का, 20 दिन का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। या कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि फ्राइडे को छुट्टी है या मंडे को छुट्टी है, उसके आगे पीछे छुट्टी लगा लीजिए, ठीक है। तो एक साथ 3-4 दिन आपको मिल जाते हैं और आपको वो एक 3-4 दिन में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चीजों को कवर कर सकते। तो ऑफिस के टाइम को यूटिलाइज करिए, छुट्टी लीजिए और तैयारी करिए। अब आते हैं घर का। घर पे टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन टाइम निकालिए। टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी। सिलेबस लंबा है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट नाइट स्टडी कीजिए, अर्ली मॉर्निंग स्टडी कीजिए। छुट्टी के दिन जो सैटरडे संडे के दिन जब आपकी छुट्टी होती है तब कीजिए, लेकिन कीजिए। एकदम डेडिकेटेड वर्क कीजिए, 3-4 महीने, 5 महीने, आपका मतलब कि जो आपको हासिल होगा वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो मेहनत इसको लेकर के अच्छा खासा करना पड़ेगा। घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी हो, लेकिन अच्छा खासा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई को 2 हिस्सों में बांट करके जो है कि कीजिएगा। तो एक हिस्सा आप पेडागोजी को दीजिए और दूसरा हिस्सा सर्विस रूल को दीजिए, ठीक है। पर डे का जो आपका स्टडी का जो प्लान होना चाहिए उसमें 1 घंटा, मतलब जितना भी टाइम आप निकाल पाते हैं उसमें एक पोर्शन पेडागोजी का होना चाहिए और दूसरा पोर्शन सर्विस रूल का, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो सर्विस रूल में भी 2 सब्जेक्ट साथ लेकर के चलिए, इससे आदमी बोर नहीं होता है। मान लीजिए आप सर्विस रूल को 3 घंटे का समय दे सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, 3 घंटे में 2-2 सब्जेक्ट लेके पैरेलली चलिए। ये आपको लगता है कि नहीं मैं एक खत्म कर लूंगा तब दूसरे पे जाऊंगा, जैसे प्लान करनी है वैसे प्लान कीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करके कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी कीजिए, हल्के में मत लीजिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, पैटर्न चेंज हुआ है। जब पैटर्न चेंज होता है तो नॉर्मली सवाल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, पूरी टीम परीक्षा प्रो की आप लोगों के साथ है और बहुत अच्छे से चीजें कवर की लीजिए, ठीक है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भरना शुरू कर दें, टाइम ज्यादा नहीं दिया गया है। और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं सिलेबस कोर्स को, वो परीक्षा प्रो के ऐप पे जा करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई डाउट है उनको तो वो 8199000765 पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लीजिए। बाकी और कोई डाउट हो जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर की जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी बातें थी। फॉर्म तुरंत फिल कर दीजिए, तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि टाइम को वेस्ट किए बिना अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। कल जो है हम प्रीवियस ईयर का जो सर्विस रूल के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनबीएस केवीएस में, उसको हल करके देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। हालांकि वो सवाल काफी साल से एग्जाम शायद हुआ नहीं, तो उससे बेहतर सवाल इस बार आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी 80 क्वेश्चन एक तरीके से 70 क्वेश्चन हो 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो सवाल भी ज्यादा पूछा जाएगा, तो क्वालिटी भी क्वेश्चन की बढ़ेगी। फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कल हल करके देखेंगे, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन वो बेस नहीं होता है, आपको एक एक चीजें पढ़नी चाहिए। जो चीजें हैं सब कुछ बहुत अच्छे से एमएससीपी ये जो भी कह लीजिए सब बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अच्छे से समझिए, समझने के बाद रिवीजन कीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन, ठीक है। ओके बाय।